उम्मीदों भरे पहर की खुशो भरी शुरुआत। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। नई सुबह, नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ गुंजन। बिना रुके बिना थके अगले 1 घंटे में होगी गुड न्यूज की मैराथन दौड़। लेकिन सबसे पहले नजर आज की उन 5 खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार। मौसम बेहद सर्द हो चला है। धरती पर जन्नत का दर्जा हासिल कश्मीर की धरती बर्फ से सज गई है। ताजा बर्फबारी से वादी का रूप निखर गया है। पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे हैं और सड़कों तक बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फ से पट्टी घाटी का दीदार आगे हम आपको करवाएंगे। बिल्कुल गीतिका, इन दिनों प्रेमानंद जी महाराज सप्तकोसी परिक्रमा पर हैं। परिक्रमा मार्ग पर जहां जहां से प्रेमानंद जी महाराज जा रहे हैं वहां भक्तों का काफिला साथ चल रहा है। सभी भक्त उनका अलग अलग तरीके से स्वागत कर रहे हैं। राधे राधे के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय है। परिक्रमा के रंग देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो बॉर्डर फिल्म के दमदार डायलॉग और एक्शन आज भी लोगों को याद है। अब सबकी नजर बॉर्डर 2 पर टिकी है। फिल्म में दिलजीत दोसांझ भी नजर आएंगे, जिनका फर्स्ट लुक सामने आ चुका है। पायलट की वर्दी में दिख रहे हैं दिलजीत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। कब होगी ये फिल्म रिलीज, आगे आपको बताएंगे। बिल्कुल, आपको शहर के बीच आबाद हुए जंगल की सैर पर भी लेकर चलेंगे। कबाड़ में पड़े सैकड़ों टन लोहे के कचरे से यह अनोखा पार्क बनकर तैयार है। पार्क में जंगल ट्रेल के अलावा शेर, हाथी, ऊंट, डायनासोर की विशाल मूर्तियां भी देखने को मिलेंगी। कहाँ ये पार्क है और कैसे आप इस पार्क में पहुंच सकते हैं, जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो बात गुजरात के उस डॉक्टर की भी होगी जो अपने कद की वजह से सुर्खियों में है। इनकी उम्र महज 25 साल है और कद मात्र 3 फीट। ये पेशे से डॉक्टर है, मगर इनके डॉक्टर बनने की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है, जो प्रेरणा बन गई है। इनकी कहानी सुनाएंगे आगे आपको, लेकिन उससे पहले देखते हैं फटाफट अंदाज में सुबह 9 बजे की 9 गुड न्यूज। ये तस्वीरें खुद में आस्था, भक्ति और समर्पण का संपूर्ण सार है। सुबह के आनंद के बीच जैसे ब्रज की गलियों ने अंगड़ाई ली, सारा वातावरण राधे राधे के परम आनंद से गूंज उठा। वजह थी संत प्रेमानंद जी महाराज का आगमन और उनके दर्शन का सौभाग्य। प्रेमानंद जी महाराज राधा कुंड पहुँचे और वहाँ से उन्होंने गिरिराज गोवर्धन की पावन सप्तकोसीय परिक्रमा का शुभारंभ किया। उनके भक्त और स्वयं प्रेमानंद जी यहाँ जिन रास्तों से गुजरे, उन रास्तों पर उनके अनुयायियों ने भजन कीर्तन और राधे राधे के जयकारों से उनका अभिनंदन किया। इन दिनों संत प्रेमानंद जी महाराज ब्रज के प्रमुख मंदिरों के दर्शन पूजन कर रहे हैं। उसी कड़ी में सोमवार को वो गोवर्धन पहुंचे। वहां सबसे पहले उन्होंने भगवान गोवर्धन नाथ की पूजा की। उसके बाद प्रेमानंद जी महाराज 21 किलोमीटर की सप्तकोशीय परिक्रमा पर निकल पड़े। परिक्रमा के दौरान जहां जहां से प्रेमानंद जी गुजरे, भक्त अभिभूत नजर आए। परिक्रमा के दौरान उन्होंने मुकुट, मुखारविंद और दान घाटी मंदिर में गिरिराज जी के दर्शन किए। इसके बाद वे गीता वाटिका पहुंचे, जहां प्रेमानंद जी महाराज ने राधा बाबा की चरण पादुका के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। दरअसल ब्रज में सप्तकोसी यानी 7 कोस की पूरी परिक्रमा का बड़ा महत्व माना जाता है। ये परिक्रमा गोवर्धन पर्वत के चारों ओर घूमकर की जाती है। यह यात्रा मानसी गंगा कुंड से शुरू होती है और फिर से वहीं आकर पूरी होती है। रास्ते में राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, कुसुम सरोवर, दान घाटी मंदिर जैसे कई पवित्र स्थल आते हैं। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो 21 किलोमीटर की ये परिक्रमा जिसका अपने आप में खास महत्व होता है, और जब प्रेमानंद जी महाराज वहां पर पहुंचे तो कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आई वो आपने देखी। वहीं प्रेमानंद जी महाराज के भक्ति पथ से जाने माने संत और आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद जी इन दिनों ब्रजधाम की परिक्रमा पर हैं, जिसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जहां जहां पर प्रेमानंद जी महाराज जा रहे हैं, आस्था भक्ति का जनसमूह उनके साथ चल रहा है। कल प्रेमानंद जी महाराज गोवर्धन की सप्तकोसी परिक्रमा के लिए पहुंचे। इससे पहले 29 तारीख को प्रेमानंद महाराज ने बरसाना के राधा रानी मंदिर में दर्शन पूजन किए। भक्तों ने जैसे अपने बीच प्रेमानंद जी महाराज को देखा, पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। हर ओज और राधे राधे की गूंज सुनाई देने लगी। उससे पहले प्रेमानंद जी महाराज ने गोकुल के नंद भवन में पूजा अर्चना की। अक्सर प्रेमानंद जी महाराज के अनुयायी उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन तस्वीरें बयां कर रही हैं कि जिस भक्ति पथ पर प्रेमानंद महाराज चल रहे हैं, भक्तों के प्यार, दुलार और सद्भाव का साथ उन्हें मिल रहा है। तो देखिए, 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर मथुरा की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर वो 21 किलोमीटर की परिक्रमा की तस्वीर है जिसमें कि 7 कोस पड़ते हैं। और तीसरी तस्वीर नंद भवन की है जो कि गोकुल में मौजूद है। वहां पर भी प्रेमानंद जी महाराज ने पूजा अर्चना की है। और वृंदावन के बाद अब बात रामनगरी की। 25 नवंबर को विवाह पंचमी के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री का अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराए जाने का ऐतिहासिक क्षण अब एक नई प्रेरणा बन गया है। इस पवित्र ध्वजा की गूंज केवल देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सुनाई दे रही है। इसी आस्था और भावना को आगे बढ़ाने के लिए आज अयोध्या पहुंचे एक स्पेशल दल ने अनोखी मुहिम का ऐलान किया। ये दल अब अयोध्या में फहराई गई उसी धर्म ध्वज को लेकर देश के प्रमुख पर्वतों और ऊंचे शिखरों पर पहुंचकर उसे लहराएगा। इस टीम ने अयोध्या पहुंचकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय से मुलाकात की। अयोध्या में धर्म ध्वज जो है शिखर पर लहर चुका है, उसको लेकर लोगों में खुशी भी जाहिर है और लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया लेकर अयोध्या तक पहुंचे हैं। आज साथ में है धर्म ध्वज लेके यहाँ पे लोग खड़े हैं और उनसे हम सीधा बात करेंगे कि ये धर्म ध्वज क्यों लाए हैं और इसकी शुरुआत क्या है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, इस धर्म ध्वज को कहाँ फैलाना है? जी, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा नाम कंचन है और मैं एक योग प्रशिक्षक हूँ। मैंने योग के क्षेत्र में काम किया है, तो उसके साथ ही हम लोगों के मन में एक भाव आया। जो हमारे साथ हैं वो एक पर्वतारोही है जिन्होंने बहुत से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को पार कर लिया है। और जब ये धर्म ध्वज 25 नवंबर 2025 को फहराया गया तो उसके बाद में एक भाव, एक चेतना, एक विचार हम लोगों के मन में आया। वो विचार कुछ ऐसा था कि क्यों ना इस मानवीय चेतना को, इस अंतःकरण की ऊर्जा को हम हर शिखर तक लेकर जाएं। क्योंकि ये जो धर्म ध्वज है, ये पताका है हमारे विचारों को एक प्रबल ऊर्जा और शक्ति देने के लिए। तो जब नरेंद्र ने इस विचार को रखा तो हम सब बहुत उत्साह के साथ इसके लिए तैयार हो गए कि हाँ, इसके लिए हमें करना है। तो कहते हैं ना कि जब आप किसी एक नेक विचार के साथ आगे बढ़ते हैं तो अपने आप ही परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद आपके साथ आ जाता है और एक कारवां बनता चला जाता है। तो लोग जुड़ते गए। आशीष सहारन जी जिन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए फाइनेंशियली रूप से हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए विचार किया और उसके बाद से अपने आप चीजें होती गई। आज आप वहां पे गए थे, आप महासचिव से मिले हैं आके जो? हाँ, उनको जब हमने प्रपोजल दिया तो उनको बिल्कुल अलग लगा। उनका कहना था कि जो ऊपर सोच सकता है, शिखर से ऊपर अगर कोई सोच रहा है तो वो नरेंद्र भाई है। और नरेंद्र भाई को उन्होंने आशीर्वाद दिया है और उनकी मनोकामना है कि नरेंद्र भाई हर शिखर के लिए एक धर्म ध्वज राम जी के चरणों से निकाल करके लेकर के जाएंगे और फहरा करके वापस राम जी के चरणों में समर्पित करेंगे। देखिए, धर्म ध्वज तो फैल चुका है, लेकिन ये जो तैयारी है, जो मुहिम है, वो अयोध्या से लेकर पर्वतों तक फैलने की भव्य और दिव्य तैयारी हो रही है। अयोध्या से कैमरामैन अनूप जायसवाल के साथ मयंक शुक्ला। और अब बात मौसम की। आपको बर्फ से ढकी कश्मीर की खूबसूरत वादियां दिखाते हैं।
चलिए जन्नत की सैर पर आपको लिए चलते हैं। पहाड़ों में इन दिनों मौसम ना केवल सुहाना है बल्कि श्वेत श्रृंगार ने पूरा नजारा बदल दिया है। पहाड़ों की खूबसूरती ऐसी है कि दूर दूर से सैलानी इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं। कहीं आधा फीट तो कहीं 2 फीट तक बर्फ जम गई है। जोजिला पास के करीब श्रीनगर कारगिल रोड पर स्नोफॉल हुआ। डल झील अभी जमी नहीं है, इसलिए यहाँ सैलानियां आनंद ले रहे हैं। सैलानियों को यहाँ का मौसम काफी पसंद आ रहा है। वहीं पहाड़ों पर बड़ी ठंड ने मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ा दी है। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान काफी गिर चुका है। मौसम विभाग ने 2 दिसंबर यानी कि आज से लेकर 5 दिसंबर तक पूरे दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि इन दिनों रात का तापमान 6 डिग्री से 5 डिग्री तक पहुंच सकता है, जिससे ठंड का असर काफी बढ़ सकता है। चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर, बर्फ ढकी जमीन, बर्फ के आगोश में मकान और दरख्त। कश्मीर की यह वह तस्वीर है जिसका इंतजार हमेशा सैलानियों को रहता है। इस साल नवंबर के अंत से दिसंबर की शुरुआत तक कश्मीर के कई ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी ने घाटी की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में अभी और हिमपात हो सकता है, लिहाजा सैलानियों को यहां सैर सपाटे के लिए शानदार मौका मिलने वाला है। विशेषज्ञों ने पहले ही चेताया था कि इस बार लानीना, जो कि एक पैसिफिक ओशन में एक वेदर साइकिल उठता है और उसके चलते ठंडी हवाएं ज्यादा बनती हैं और जहां जहां उसका असर जाता है वहां ठंड बहुत ज़्यादा होती है और उसके साथ साथ बर्फबारी भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। इस साल कश्मीर में लानीना का इम्पैक्ट हो सकता है और उसके चलते ठंड जहां बढ़ेगी, बहुत लंबे बर्फ के साइकिल भी हो सकते हैं। इस बीच कश्मीर में जोजिला पास के इलाके में हुई बर्फबारी के कारण लोगों को सफर में कुछ मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके चलते सड़क पर फिसलन बढ़ गई है और गाड़ियों को रेंगना पड़ा है। मौसम विभाग ने प्रेडिक्शन की थी कि हल्की बर्फबारी हो सकती है, तो उसके चलते सड़क पे काफ़ी ज़्यादा फिसलन हो गई है और ट्रांसपोर्टर्स को कहा गया है कि वो एहतियात से गाड़ी चलाएं। लेकिन बर्फ़ एक ऐसी चीज़ है जिसका इंतज़ार पूरी घाटी को है, क्योंकि बर्फ़ जब होती है तो एक ऐसा मैसेज बाहर जाता है कि जो खूबसूरती है घाटी की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसको देखते हुए जो पर्यटक हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कश्मीर आते हैं। वहीं कश्मीर के बाकी हिस्सों की बात करें तो श्रीनगर सहित कई इलाकों में अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। खासतौर से रात में पारा गिर रहा है और पूरे इलाके में शीतलहर का माहौल है। श्रीनगर में हाल के दिनों में रात में तापमान -4.5 डिग्री तक दर्ज किया गया, जबकि शोपियां में पारा लुढ़क कर -6.6 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं सैलानियों के पसंदीदा पहलगाम में तापमान -5.6 डिग्री दर्ज किया गया। हालत ये है कि कश्मीर के कई इलाकों में हिमपात भले ही नहीं भी हो रहा हो, लेकिन बर्फ जरूर जमने लगी है। श्रीनगर में डल झील और आसपास के इलाकों में ठंड काफी बढ़ गई है, लेकिन सैलानियों को माहौल पसंद आ रहा है। उनका जोश हाई है। खासतौर से सुबह के वक्त डल झील पर सैर करने पहुंचे लोग यहाँ की सर्दी का आनंद ले रहे हैं। बहुत अच्छा नज़ारा है, बहुत बढ़िया है। सुबह सुबह कहवा पिया है, बढ़िया गर्म लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के हम लोग ने बहुत एंजॉय किया और यहाँ पे बहुत ठंड है, तभी हम लोग इतने कपड़े पहने हैं। और यहाँ पे हम लोग ने शिकारा राइड की है और सुबह सुबह कहवा पिया है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इधर का नज़ारा भी अच्छा है। हम लोग पहले पहलगाम गए, उधर से फिर इधर आए। अभी और भी जगह जाना है, सोनमार्ग और गुलमार्ग, सब जगह घूमना है, तो काफी अच्छा नजारा। ठंड बहुत है इधर। दिन ब दिन एक्चुअली बोलूँ तो ठंड थोड़ा बढ़ रहा है, बट एक दिन लगता है टू गेट अकोमोडेटेड विद द कोल्ड। एक बार होने के बाद यू फील बेटर एंड टू बी वेरी फ्रैंक, इतनी खूबसूरत जगह शायद कहीं नहीं होगी। और मतलब जिनके पास ठंड सहने की कैपेसिटी है, प्रॉपर गेज लेके आएंगे तो दे विल नॉट मिस समथिंग दिस ब्यूटीफुल एवर। श्रीनगर में अभी तक डल झील नहीं जमी है, लिहाजा लोग शिकारों की सैर का मजा ले रहे हैं।
सर्दी से बचाव के लिए लोग गर्म कपड़ों के साथ साथ जगह जगह अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। हालांकि सैलानियों को यहाँ के मौसम का ये हाल खूब पसंद आ रहा है। यहाँ का टेम्परेचर बहुत लो है, इधर मजा बहुत आ रहा है, लेकिन हैंड ग्लव्स, मफलर सब कुछ लेना पड़ता है। दोस्त लोग सब मजा भी करते हैं। मौसम बहुत बढ़िया है, मजा भी आ रहा है, घूमने में बहुत मजा भी लगा। मस्त मौसम लगा, एकदम आनंदी मौसम है, एकदम आनंदी मौसम है यहाँ का, बहुत अच्छा है। आप भी जरूर आओ कश्मीर, हम बोलेंगे जरूर, बहुत अच्छा और प्लेजेंट वेदर है यहाँ का। ठंड तो एकदम मतलब जबरदस्त वाली ठंड है, लेकिन सही है, बहुत सही है ठंड। कश्मीर के ऊपरी इलाकों में हिमपात शुरू हो चुका है, लेकिन श्रीनगर और घाटी के निचले इलाकों में अभी मौसम सूखा ही रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 10 दिसंबर तक कश्मीर में मौसम का हाल ऐसा ही रहने वाला है। लिहाजा सैलानियों को कहीं कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा तो कहीं बर्फ के भी दर्शन हो सकते हैं। कुल मिलाकर अभी जो लोग कश्मीर जाने की सोच रहे हैं, उन्हें मौसम का ये हाल मायूस नहीं करेगा और वो इसका पूरा मजा ले सकते हैं। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पास में से एक जोजिला टॉप पर जमकर बर्फबारी हो रही है। सड़क पर बर्फ की मोटी चादर जम गई है, जिसने ड्राइविंग में परेशानी हो रही है, लेकिन इस खूबसूरत नज़ारे को लोग कैमरे में कैद कर रहे हैं। जोजिला पास पर ताज़ा बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफ़ेद चादर में ढक दिया है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ नज़र आ रही है। तो ये नज़ारा है जोजिला पास का। आप देख सकते हैं किस तरह से चारों तरफ सिर्फ बर्फबारी हो रही है, जिससे ट्रक्स को भी आने जाने में दिक्कत हो रही है और लगातार ये बर्फबारी हो रही है। जोजिला पास पे मानो कोई सफ़ेद बर्फ की चादर हो, उससे पूरा रास्ता जो है वो ढक चुका है। तो लगातार बर्फबारी हो रही है पहाड़ों पे और मोटरेबल पास में से एक जोजिला टॉप पर लगातार बर्फबारी हो रही है। जमकर भारी बर्फबारी से जो आवाजाही है उसमें लोगों को दिक्कत हो रही है। सड़क पर बर्फ की मोटी चादर जम गई है, जिससे ड्राइविंग में भी बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन इस खूबसूरत नज़ारे को लोग कैमरे में कैद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए, पहाड़ों पर कहीं बर्फबारी ने मौसम बदला है तो कहीं सर्द हवाओं ने, या कहीं पहाड़ों की प्राकृतिक सुंदरता हर मौसम में अलग ही होती है। खास तौर पर पतझड़ का मौसम, जब प्रकृति रंग बदलकर लाल और सुनहरे रंगों में रंग जाती है। ये मौसम कश्मीर की तस्वीर को पूरी तरह से बदल रहा है। इस समय कश्मीर के पहाड़ों और घाटी की सुंदरता पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करती है। पहलगाम में इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए सैलानी पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूर पहाड़ों पर बर्फ और ये पतझड़ का मौसम इन सैलानियों को खूब लुभा रहा है और इसीलिए ऐसे मौसम में वो एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। चिनार के पेड़ हर तरफ आपको नजर आएंगे, जहां सैलानी पहुंचे हुए हैं और इस पतझड़ के मौसम में फोटोग्राफी करवाते हुए दिख रहे हैं। और अब आपको लेकर चलते हैं प्रयागराज संगम नगरी में। राष्ट्रीय शिल्प मेले का रंगारंग कार्यक्रम जो है उसका शुभारंभ हो गया है। 10 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में 20 राज्यों के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। हस्तशिल्प को बढ़ावा देने और विभिन्न संस्कृतियों को एक मंच पर लाने के लिए हर साल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया जाता है। जिस प्रयागराज में दुनिया ने महाकुंभ का आयोजन देखा, अब उसी प्रयागराज में संस्कृति के महाकुंभ का शंखनाद हो रहा है। इसमें पारंपरिक गीत संगीत और मनभावन लोक नृत्य के रंग देखने को मिलेंगे। इसकी भव्यता की झांकी प्रयागराज की सड़कों पर भव्य शोभा यात्रा के साथ देखने को मिली।
प्रयागराज में 10 दिन तक चलने वाले 32वें राष्ट्रीय शिल्प मेले का भव्य शुभारंभ हुआ। संगम नगरी भव्य मेले के रंग में नजर आई। इस मेले में उड़ीसा, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत 20 राज्यों के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और एक दूसरे की संस्कृति को जानेंगे। प्रदेश के कई इलाकों से यहाँ पर जो कलाकार हैं वो आए हैं। राजस्थान हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, तमाम जगह से यहाँ पर जो कलाकार हैं वो आएंगे और अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। हमारे साथ हरियाणा के लोग हैं और यहाँ पर आए हैं। और किस तरह से आप यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और हरियाणा का जो डांस है, नृत्य है, प्रस्तुत करेंगे? जी, ये फाग के महीने में जो किया जाने वाला नृत्य होता है फाग, हम फाग करने आए हैं। हम हरियाणा की संस्कृति और उसकी अलग अच्छा जो चटक मटक पोशाकें होती है हम वो दिखाने आए हैं। बस। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अपनापन लग रहा है। तो यहाँ से आप देखेंगे हर एक संस्कृति विधाओं से यहाँ पर अपनी विधाओं का संस्कृति को प्रदर्शन करने के आए, जैसे कि हरियाणा है, गुजराती है, राजस्थानी है और बुंदेलखंड का नृत्य है, बधाई नृत्य है, यूपी है। तो ऐसे बहुत से सारे मनमोहक आपको यहाँ पे नृत्य देखने को मिलेंगे। हस्तशिल्प को बढ़ावा देने और विभिन्न संस्कृतियों को एक मंच पर लाने के लिए हर साल NCZCC की ओर से राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया जाता है। 20 राज्यों के शिल्पकार अपने उत्पादों के स्टॉल लगाएंगे। कि ये मेला पूरी तरह से पॉलीथीन मुक्त होगा, इसमें प्लास्टिक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये यात्रा जन जागरण के लिए, लोगों के प्रचार प्रसार के लिए कि हम क्या कार्यक्रम करने वाले हैं, इसके लिए निकाली गई है और सभी लोग मेरे ख्याल से इस ओर आकर्षित होंगे और कार्यक्रम में आएंगे। हमारे शिल्पकारों की बिक्री हो, भारत विकसित हो, स्वदेशी के साथ इसी श्रेष्ठ भारत बने। राष्ट्रीय शिल्प मेले में पूरे देश की हस्तकला और खान पान की झलक देखने को मिलती है। 10 दिसंबर तक चलने वाले भव्य आयोजन को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग उत्सुक नजर आ रहे हैं। पूरे प्रदेश भर से लोग यहाँ पर आकर के अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। देखिए किस तरह से आप करेंगे, जरा बताएं हमको। ये देखिए जो कलाकार हैं वो इस तरह से नृत्य करेंगे और अपनी कला का प्रदर्शन यहाँ पर ये कलाकार कर रहे हैं। देखिए बांसुरी बजा रहे हैं और ढोल बजा रहे हैं और इस तरह से ये नृत्य कर रहे हैं। तो प्रयागराज में ये कलाकारों का महाकुंभ 10 दिन के लिए लगाया जा रहा है। पंकज सेवती, प्रयागराज, गुड न्यूज़ टुडे। धमाकेदार कलेक्शन के बाद फिल्म तेरे इश्क में के मेकर्स जोश में है। फिल्म को थिएटर्स में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ऐसे में फिल्म के रिलीज के बाद भी प्रमोशन लगातार जारी है। तो वही फिल्म बॉर्डर 2 अगले साल रिलीज होगी। इससे पहले फिल्म की कास्ट के फर्स्ट लुक सामने आ चुका है। सनी देओल के बाद वरुण धवन का लुक रिवील किया गया था। अब दिलजीत दोसांझ पायलट की वर्दी में जेट उड़ाते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर दिलजीत के लुक ने लोगों का दिल जीत लिया है और ये काफी वायरल भी हो रहा है। तो देखिए किस तरह से बॉर्डर 2 से दिलजीत दोसांझ का लुक जो है वो रिवील किया गया है। और इससे पहले सनी देओल और वरुण धवन का लुक रिवील हुआ था और अब ये तीसरे नंबर पे दिलजीत दोसांझ का पायलट की वर्दी में लुक को रिवील किया गया है। 27 साल पहले एक फौजी ने वादा किया था कि वो वापस आएगा। उसी वादे को पूरा करने हिंदुस्तान की मिट्टी को अपना सलाम कहने आ रहा है फिर से। गुजरने वाली हवा दुश्मन की हर गोली से जय हिंद बोलकर टकराता हूँ। देशभक्ति से भरी फिल्म बॉर्डर का सीक्वल बॉर्डर 2 अगले साल रिलीज होने वाला है। सनी देओल और वरुण धवन के लुक के बाद अब दिलजीत दोसांझ का फिल्म बॉर्डर 2 का लुक सुर्खियां बटोर रहा है। दिलजीत दोसांझ ने बॉर्डर 2 से अपना पहला लुक शेयर किया है, जिसमें वो बड़ी मूंछों और जोश भरे चेहरे के साथ लड़ाकू विमान में है। वो खून से लथपथ है। पायलट की वर्दी में युद्ध के बीच वो जेट उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी दिलजीत ने अपने फर्स्ट लुक का वीडियो साझा किया है, जिसमें पीछे बॉर्डर फिल्म के गाने संदेश से आते हैं
का म्यूजिक बैकग्राउंड में बज रहा है। इसे शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि देश के आसमान में गुरु के बास पहरा देते हैं। इसमें भी वो पायलट की वर्दी में नजर आ रहे हैं। फिल्म में दिलजीत दोसांझ भारतीय वायुसेना के बहादुर फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का किरदार निभा रहे हैं, जिन्होंने 1971 में पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया था। बॉर्डर 2 का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है। ये जेपी दत्ता की 1997 की हिट फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है, जो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित थी। इसके सीक्वल को भी वही बना रहे हैं। फिल्म बॉर्डर 2 में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, आहान शेट्टी, मेधा राणा, मोना सिंह और सोनम बाजवा मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। ये फिल्म 23 जनवरी 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी। सनी और वरुण के बाद अब दिलजीत का धांसू लुक उनके फैंस को लुभा रहा है। फिल्म में उनका लुक काफी प्रभावशाली दिख रहा है। दिलजीत के फैंस उनके लुक को देखकर हैरान हैं, पसंद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर उनका फर्स्ट लुक जबरदस्त वायरल हो रहा है। फैंस को उम्मीद है कि फिल्म चमकीला में अपनी अभिनय की छाप छोड़ने वाले दिलजीत दोसांझ फिल्म बॉर्डर 2 में भी मनोरंजन करेंगे और दिल जीतेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। धमाकेदार कलेक्शन के बाद फिल्म तेरे इश्क में की मेकर्स जोश में है। फिल्म को थिएटर में काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बावजूद इसके फिल्म की टीम प्रमोशन में जुटी है। फिल्म को प्रमोट करने तेरे इश्क में की स्टारकास्ट जयपुर पहुंची, जहां राज मंदिर सिनेमा पर फिल्म की स्टारकास्ट को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस मौके पर धनुष और कृति ने अपने डायलॉग्स भी बोले। साथ ही धनुष के हिंदी बोलने को लेकर भी इस दौरान कई राज खुले। जाहिर है 28 नवंबर को रिलीज हुई ये इंटेंस लव स्टोरी पहले वीकेंड में 51 करोड़ के लगभग का धमाकेदार कलेक्शन कर चुकी है। मेकर्स को उम्मीद है कि धनुष और आनंद एल रॉय की जोड़ी फिर से रांझना वाला कमाल करेगी। मैं प्यार में पड़ गया तो दिल्ली पुग पंडित, प्रेम में मृत्यु है, मुक्ति नहीं। और अब बात एंटरटेनमेंट की कर लेते हैं। साउथ सिनेमा की सुपरस्टार सामंथा रूथ प्रभु शादी के पवित्र बंधन में बंध गई हैं। उन्होंने 1 दिसंबर को डायरेक्टर राज निधिमोरू से शादी कर ली। कोयम्बटूर के ईशा योगा सेंटर के लिंग भैरवी मंदिर में एक बेहद निजी समारोह में कार्यक्रम संपन्न हुआ। खुद सामंथा ने इंस्टा पर अपनी शादी की तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों में सामंथा की वेडिंग रिंग सोशल मीडिया पर छाई हुई है। बताया जा रहा है कि इस रिंग की कीमत करीब 50 लाख रुपए है। सामंथा के फैंस के बीच उनकी वेडिंग रिंग को लेकर काफी ज्यादा बज है, क्योंकि इसे अनकट डायमंड स्टाइल वाली रिंग बताया जा रहा है। तो कोई ये कह रहा है कि सिंपल गोल्ड बैंड पर ये सिंगल डायमंड है। साउथ सिनेमा की खूबसूरत हसीना और अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु और फिल्म मेकर राज निधिमोरू सोमवार यानी कल 1 दिसंबर को शादी के बंधन में बंध गए। शादी खास थी, गुपचुप थी और चर्चा में है, क्योंकि इस शादी को एक प्राचीन रिवाज से निभाया गया, जिसे भूत शुद्धि विवाह कहा जाता है। सामंथा रुथ प्रभु और राज निधिमोरू ने कोयम्बटूर के ईशा योग सेंटर में प्राचीन योगिक परंपरा भूत शुद्धिक विवाह के तहत लिंग भैरवी मंदिर में देवी को साक्षी मानकर विवाह किया। शादी में सामंथा ने लाल कलर की साड़ी चुनी, जबकि राज क्रीम गोल्ड कलर के कुर्ते में दिखे। सामंथा ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की तस्वीरें शेयर की, जिससे पता चला कि उन्होंने एक खास रीति रिवाज से शादी की है। इस छोटी सी सेरेमनी में उनके करीबी परिवार के लोग और दोस्त शामिल हुए। तस्वीरों में कपल एक दूसरे को अंगूठी पहनाते और रस्में निभाते हुए दिख रहे हैं। आखिरी तस्वीर में सामंथा और राज निधिमोरू कैमरे के लिए अपनी बेस्ट स्माइल दिखाते नजर आ रहे हैं। दोनों की शादी के बाद भूत शुद्धि विवाह चर्चा में आ गया है। भूत शुद्धि विवाह ईशा फाउंडेशन का एक विवाह अनुष्ठान है। ईशा योग सेंटर की माने तो भूत शुद्धि विवाह शादी के लिए समर्पण का एक रूप है। भूत शुद्धि विवाह एक योगिक परंपरा और प्राचीन पद्धति है। इस विवाह प्रक्रिया में शरीर के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु
और आकाश को शुद्ध किया जाता है। ये प्राचीन प्रक्रिया तात्विक स्तर पर दंपति को एक दूसरे से गहरे जुड़ने में मदद करती है। इस परंपरा का उद्देश्य नवविवाहित जोड़े के बीच एक गहरा और दिव्य संबंध स्थापित करना है, जो उन्हें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करता है, जिससे दंपति का वैवाहिक जीवन सुखी और समृद्ध बनता है। इस विवाह को देवी लिंग भैरवी के आशीर्वाद से संपन्न किया जाता है। इस विवाह में हर पंच तत्व के लिए एक फेरा यानी 5 फेरे लिए जाते हैं। 5 फेरों के बाद लिंग भैरवी देवी का पेडेंट और हल्दी का मंगल सूत्र पहनाया जाता है। भूत शुद्धि विवाह के इसके बाद दंपति अपने रीति रिवाज के अनुरूप भी विवाह कर सकते हैं। यही नहीं, सामंथा और राज की शादी का उनकी पहले की शादी से भी कनेक्शन है, इसलिए भी सोशल मीडिया पर ये शादी ज्यादा चर्चा में आ गई है। दरअसल सामंथा ने अपने एक्स पति नागा चैतन्य और शोभिता धुलीपाला की पहली वेडिंग एनिवर्सरी से ठीक 3 दिन पहले शादी की। सामंथा के एक्स हस्बैंड नागा चैतन्य ने 4 दिसंबर 2024 को हैदराबाद के मशहूर अन्नपूर्णा स्टूडियो में शोभिता से शादी की थी। नागा चैतन्य और शोभिता की शादी भी पारंपरिक तरीके से हुई थी। इस जोड़े ने पारंपरिक तौर पर ANR गारू की मूर्ति के समक्ष शादी की थी, जिसे उसके 100वें साल के मौके पर लगाया गया है। सामंथा और नागा चैतन्य ने 2021 में अपने तलाक की अनाउंसमेंट की। उनकी शादी को 4 साल हो गए थे। राजनीति मोरू 2022 में पहली पत्नी श्यामली डे से अलग हो गए और अब कल सामंथा और राज ने भूत शुद्धि विवाह की परंपरा के साथ शादी कर ली। उम्मीद है पंचतत्वों की शुद्धि के साथ एक सूत्र में बंधा ये जोड़ा और ये बंधन ताउम्र कायम रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। थोड़ी क्रिएटिविटी से बेकार चीजों को भी शानदार आर्ट में बदला जा सकता है। दिल्ली से सटे नोएडा में कबाड़ में पड़े सैकड़ों टन लोहे के कचरे से बना है दुनिया का सबसे अनोखा पार्क। खूबसूरत वाइल्ड लाइफ पार्क का नाम जंगल ट्रेल रखा गया है। अपने आप में अनूठे जंगल ट्रेल पार्क का यहाँ शुभारंभ हो गया है। सेक्टर 94 में बने इस पार्क में आपको शेर, हाथी, ऊंट, पोलर जानवर और डायनासोर की विशाल मूर्तियां भी देखने को मिलेंगी। करीब 18 से 20 एकड़ में फैले इस पार्क में आप अपने परिवार और बच्चों के साथ घूम सकते हैं। यहां पर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। शहर के बीचों बीच इस जंगल में आपका स्वागत है। जी हाँ, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार नोएडा में बने इस जंगल ट्रेल पार्क के दरवाजे खुल गए हैं। ये पार्क सेक्टर 94 में करीब 18.3 एकड़ में बना है, जो शहर के बीचों बीच आपको जंगल का एहसास करा रहा है। नोएडा में बने इस पार्क की सबसे खास बात है, यहाँ 500 टन कबाड़ से तैयार की गई इन अनोखी मूर्तियों का संग्रह है। शेर, बाघ, जिराफ और कंगारू और दूसरे जंगली जीवों की ये आकृतियां यहाँ खींचे चले आने की सबसे बड़ी वजह है। दिल्ली NCR की भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच ये पार्क बच्चों और परिवारों के लिए एक फुल डे आउटिंग स्पॉट बनकर उभरने जा रहा है। एक तो यहाँ आपको हरा भरा माहौल मिलता है, तो दूसरी ओर बच्चों के लिए प्ले जोन, पिकनिक स्पॉट और फूड कोर्ट भी बनाए गए हैं। शाम और रात के समय लगाई गई खास लाइटिंग मूर्तियों को एक अलग ही चमक देती है, जिससे यह जगह मिनी नाइट सफारी जैसा अनुभव कराती है। बैकग्राउंड में लगाए गए साउंड इफेक्ट लोगों को जंगल का अनुभव करा रहे हैं। करीब 25 करोड़ रुपए की लागत से PPP मॉडल पर बने इस पार्क में रोमांच प्रेमियों के लिए रॉक क्लाइंबिंग, जिप लाइनिंग और जिप साइकिलिंग जैसी एडवेंचर एक्टिविटी भी यहाँ मौजूद है। लगभग 3.5 लाख पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं। लगभग 7 कॉन्टिनेंट्स के वाइल्ड लाइफ को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है और मोटर पार्ट्स, वायर्स, इस तरीके के बहुत सारे वेस्ट से ये सारी चीज़ें बनाई गई और लगभग 20 एकड़ में ये बैरन लैंड पर ये जगह पूरी तैयार की गई। मुझे लगता है कि ये अगल बगल से भी यहाँ पर लोग देखने के लिए आएंगे और खासतौर पे बच्चों में ये एक कौतूहल का विषय ये जरूर होगा। तो अगर आप शहर के बीचों बीच जंगल का आनंद लेना चाहते हैं, कुछ वक्त सुकून से बिताना चाहते हैं और साथ ही परिवार के साथ पिकनिक एंजॉय करना चाहते हैं, तो नोएडा में बना ये पार्क आपके स्वागत के लिए तैयार है। नोएडा से भूपेंद्र चौबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब बात गुजरात के उस डॉक्टर की जिनका नाम गणेश बरैया है। उम्र महज 25 साल है, कद मात्र 3 फीट है। उन्होंने जब नीट की परीक्षा पास की तो मेडिकल काउंसिल ने एडमिशन से मना कर दिया। उसके बाद शुरू हुई गणेश की लड़ाई। तो कैसे गणेश का डॉक्टर बनने का सपना हुआ पूरा और क्यों उनकी कहानी आज सबके लिए प्रेरणा बनी हुई है, चलिए आपको दिखाते हैं। भावनगर के रहने वाले डॉक्टर गणेश बरैया मेडिकल ऑफिसर हैं। वो मरीजों को देखते हैं और जरूरत पड़ने पर दवाइयाँ भी लिखते हैं। लेकिन एक कहानी उन्होंने खुद की भी लिखी है, जिसमें खुद को साबित करने की जिद है और हिम्मत से डटे रहने का हौसला है। गणेश बरैया अभी 25 साल के हैं। उनकी हाइट महज 3 फीट है और शरीर का 72% हिस्सा विकलांगता से प्रभावित है। छोटे कद के बावजूद गणेश ने हमेशा ऊंचे सपने देखे। उन्होंने नीट पास किया, मेडिकल कॉलेज पहुंचे और यहीं शुरू हुई गणेश की असली लड़ाई। जब गणेश एडमिशन के लिए भावनगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो मेडिकल बोर्ड ने साफ कह दिया कि उनकी हाइट कम है, इसलिए उन्हें एडमिशन नहीं मिल सकता। ये सुनकर गणेश ने कानूनी लड़ाई का फैसला किया। मैंने 12th साइंस पास किया और उसके बाद आने वाली नीट यूजी के एग्जाम 2018 में दी और MBBS में एडमिशन के लिए अप्लाई किया। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मुझे मेरी डिसेबिलिटी की वजह से रिजेक्ट किया गया। उस टाइम में खूब बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुआ और मैंने ये रिजेक्शन की बात मेरे प्रिंसिपल नीलकंठ विद्यापीठ तलाजा के प्रिंसिपल डॉक्टर दलपत भाई कातरिया और रेवती सरवैया से की। तो उन्होंने ये बोला कि हमने तुझे एक डॉक्टर बनने का सपना दिखाया है, तो हम उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए हम गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल कर रहे हैं। तो उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल किया। 2 मंथ के बाद गुजरात हाईकोर्ट में हम केस हार गए। हाईकोर्ट में बात नहीं बनी तो गणेश अपने हक की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट ले गए और वहां से उन्हें वो न्याय मिला जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस दाखिल करने का डिसीजन लिया और सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया। 4 महीने के टाइम में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 22 अक्टूबर 2018 को कि आपको MBBS में एडमिशन मिल सकता है और उसकी आपकी डिसेबिलिटी की वजह से आपको कोई रोक नहीं सकता। और तब तक मेडिकल की एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई थी 2018 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि आपको 2019 में नीट की एग्जाम दिए बगैर MBBS में एडमिशन मिलेगा। गणेश ने 5 साल की MBBS की पढ़ाई पूरी की। इंटर्नशिप शुरू हुई तो चुनौतियां फिर सामने खड़ी थी। अस्पताल के बेड ऊंचे होते हैं तो वो स्टूल पर चढ़कर मरीजों को देखते थे। पहले मरीजों ने गणेश को हैरानी से देखा, लेकिन बाद में गणेश की लगन और उनके संघर्ष की कहानी ने सभी को हैरान कर दिया। आज गणेश बरैया सिर्फ डॉक्टर भर नहीं है, बल्कि उनकी कहानी उन लाखों लोगों के लिए उम्मीद है जो मानते हैं कि सपने कद से नहीं हिम्मत से पूरे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।